ना फिर वो पहले का क्या मतलब था आकाश? पेन दे दो आज एक। क्यों? स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं है आकाश, आ ही नहीं रहा हमारे पास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी के लिए ऐसे ऐसे दिखेगा जैसे ये कैमराज में ये दिख रहा है। इनसे हाँ जी सर, दिख गया अब? है आकाश? हाँ। हैप्पी। ठीक है, चलिए। मेनी न्यू फेसेस। कौन कौन सा जनवरी बैच है? आप तो सीपीसी में आए हो, आई थिंक सो। ठीक है, लिमिटेशन स्टार्ट होगा आज आपका। ठीक है, और जितना भी नया बैच है उनको नाम पता होगा मेरा कि नहीं पता? नहीं पता ना। आई एम डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल। आपके लिमिटेशन अभी हम माइनर लेंगे, उसके बाद ग्रेजुअली विल डू समथिंग एल्स ऑल्सो, अगर हमें मौका मिला आप लोगों को पढ़ाने का तो। ठीक है, तो अभी हम लिमिटेशन शुरू कर रहे हैं आज आपके बैच में। और लिमिटेशन की इंटरलिंकेज बहुत है। टेक्निकल लॉ है चाहे 30 सेक्शंस का, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो उसको अगर एक बार में ना समझ में आए, वैसे तो मैं 2-3 बार ट्राई करूंगी, उसके बावजूद भी अगर आपको ना समझ में आए या स्पीड इशू लगे या लैंग्वेज बैरियर लगे तो प्लीज आप पहले ही बता देना, स्पेसिफिकली फॉर द न्यू बैच। पुराने बैच यूज टू हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसी दिक्कत लगे आप लोग पूछ लीजिएगा इन बिटवीन भी। जहाँ पे मुझे लगेगा मैं खुद भी आपसे पूछ लूंगी जहाँ पे ब्लैंक फेसेस लगेंगे, लेकिन अगर मैं ऐसे रोक दूं आपको तो फिर जैसे ही मैं एक टॉपिक खत्म करूंगी उसके बाद आपके डाउट्स ले लो। राइट? लिमिटेशन लॉ। बिजी? अभी बिजी एक ही आज, वो बिजी है। हाँ जी बिल्कुल, कोई और रह गया हो तो बुला लो। पक्का? जानवी कोई और दिख रहा हो तो पूछ लियो भाई, फिर बार बार मैं एंट्री देती रहूंगी नहीं तो। तो आज लिमिटेशन लॉ, एज आई सेड, इसकी जो आपकी वो है लिंकेज है, दैट इज मेजरली विद योर सीपीसी एंड योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये जो आपका लिमिटेशन लॉ है ये अभी के लिए जो हम फॉलो करते हैं वो 1963 का लॉ है। ठीक है, उससे पहले 1871 1877 के भी लॉज आए हैं आपके, जिनको हमने रिपील कर दिया है। इससे पहले हमने 1908 का एक्ट को रिपील किया था, और अभी 1963 से आज तक हम इसी लिमिटेशन एक्ट को फॉलो करते हैं। आपका जो लिमिटेशन एक्ट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो दो पार्ट्स हैं आपके, सेक्शंस एंड शेड्यूल्स। सेक्शंस भी दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। शेड्यूल्स में हम आर्टिकल्स इंक्लूड करते हैं। आर्टिकल्स का क्या मतलब है? आर्टिकल्स का मतलब है, आर्टिकल्स का मतलब है वो नहीं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स इसलिए अलग रखे गए हैं क्योंकि हमने सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को अलग स्पेसिफाई करा। इन द सेम वे यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं वो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करते हैं आपके। टाइम लिमिट किस चीज का? किसी भी सूट को फाइल करने का, किसी भी एप्लीकेशन को फाइल करने का, या किसी भी रिवीजन को जाने का, रिव्यू में जाने का, किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर आपको कोर्ट में जाना है तो कितना टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग आपके हम शेड्यूल को देखते हैं। और शेड्यूल में आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल में सेक्शंस नहीं। और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आपके,
और ये आपके बता रहे हैं आपके टाइम लिमिट को, ना ये बता रहे हैं आपके पीरियड ऑफ लिमिटेशन को और ना प्रिस्क्राइब पीरियड को, सिर्फ पीओएल जरूर बता रहे हैं। पीरियड ऑफ लिमिटेशन को शेड्यूल में लिखा गया है जो 3 कॉलम्स में डिवाइडेड है, अभी वो भी समझेंगे वो 3 कॉलम्स क्या क्या। उससे पहले इधर आ जाओ, जो आपके सेक्शंस है ना वो एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन्स के अंदर डिवाइडेड है, एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन्स के अंदर डिवाइडेड है। जो एक्सेप्शंस हैं वो सेक्शंस 4 till 11 है और जो एक्सक्लूजन्स हैं वो सेक्शन 12 till 24 है। और टाइम लिमिट, और इधर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बन गया सबका? एक्सेप्शन, एक्सक्लूजन और आर्टिकल्स में ये है हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पीरियड ऑफ लिमिटेशन को समझना है, इसी में से आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड निकल के आता है। ये जो 2 टर्म्स है ना जो मैं बार बार यूज कर रही हूँ, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिसको मैं पीओएल बोलूंगी और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जिसको मैं पीपी बोलूंगी। पीपी इज नॉट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हियर, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज द पीपी हियर। जो ये प्रिस्क्राइब पीरियड है या पीओएल है, ये इंपॉर्टेंट टूल है इन असर्टनिंग कि लिमिटेशन एक्ट लगेगा या लिमिटेशन एक्ट उस चीज के ऊपर नहीं लगेगा। विच मीन्स या तो वो सूट, अपील और एप्लीकेशन आपकी बार्ड मानी जाएगी या वो मेंटेनेबल मानी जाएगी। 2 ही तरीके से इफेक्ट रहता है आपके लिमिटेशन एक्ट का, या तो आपका सूट मेंटेनेबल होगा या आपका सूट बार्ड होगा। सूट, अपील, एप्लीकेशन अभी हम समझेंगे कि होती क्या है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट भी समझेंगे, पटिशनर भी समझेंगे। व्हाई आई एम डीलिंग विद ऑल द टर्म्स, ऑल्दो दीज पीपल नो दैट टर्म, बट आप लोगों को भी पता होगा, स्टिल लीगल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हमें इन टर्म्स को भी समझने की जरूरत है, बिकॉज लिमिटेशन एक्ट में ये सारी चीजें प्रोवाइडेड है। आई होप यू ऑल आर कैरिंग द बेयर एक्ट्स, ठीक है ना। अब हम लिमिटेशन में पहले तो ये चीज समझेंगे, अब इसके साथ एक चीज और समझनी है। As I said earlier, Limitation Act is to be read in sync with the CPC, which means it provides complementarity to CPC. ये एक complementary law है CPC का, CPC इसके बिना incomplete है. With regard to a basic question, whether this Limitation Act, which is a civil law, applies to CRPC, the answer is no. This whole provision of Limitation Act is not applicable to CRPC और योर BNSS, बिकॉज वहां पे एक स्पेसिफिक सेक्शन है इसके रिगार्डिंग, चैप्टर है रादर इसके रिगार्डिंग, ठीक है, बट आर्टिकल्स आर एप्लीकेबल अपॉन CRPC। सो ये जो चंक है ये CRPC पे भी एप्लीकेबल है, क्रिमिनल एंड सिविल लॉज दोनों पे एप्लीकेबल है, बट सेक्शंस सिर्फ और सिर्फ सिविल लॉ पे एप्लीकेबल है, क्रिमिनल लॉ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। क्रिमिनल लॉ पे एक स्पेसिफिक चैप्टर हमारे क्रिमिनल लॉ में दिया गया है लिमिटेशन एक्ट। क्लियर है ये? अब इसके बाद क्या ये प्रोसीजरल लॉ है या ये सब्सटेंटिव लॉ? बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग कॉम्प्लीमेंटारिटी टू CPC and CPC being a procedural law, it is also a procedural law, except one section, that is section 27, that deals with the substantive laws. जो सेक्शन 27 है वो सब्सटेंटिव राइट की बात करता है लिमिटेशन एक्ट में, और सेक्शन 27 को हम हमेशा सेक्शन 5, 6 SRA के साथ पढ़ते हैं। 27 अकेला लिमिटेशन एक्ट का पढ़ा ही नहीं जाता। कब्जे वाली प्रॉपर्टी सुनी होगी आप लोगों ने, कब्जा कर लिया हमने, है ना, एडवर्स पोजेशन, दैट इज वेयर सेक्शन 26 विल कम इनटू पिक्चर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? अब इसके अंदर ये जो सेक्शंस हैं इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल्स के साथ मर्ज करके डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगी मैं आपको कि लिमिटेशन में प्रोसीड विद कैसे करो, फिर हम लिमिटेशन को ग्रेजुअली पिकअप करेंगे। ठीक, अब सपोज करो पार्टीज बनाएंगे, यहाँ पे एक सिविल सूट लेते हैं। पहले सिविल सूट में जनरली प्लेंटिफ डिफेंडेंट चलता है,
राइट। ना मैं अभी एप्लीकेशन ले रही हूं, ना मैं अपील ले रही हूं, मैं सिर्फ एक सूट ले रही हूं। उस सूट में ए वर्सेस बी का सूट है, तो ए क्या माना जाएगा? प्लेंटिफ। बी क्या माना जाएगा? डिफेंडेंट। अब इस केस के अंदर जब ए अपनी प्लेंट ड्राफ्ट करेगा, अब कुछ क्योंकि सीपीसी से लिंकेज है तो आपको समझना पड़ेगा, जब ए अपनी प्लेंट ड्राफ्ट करेगा तो उसमें दो मेजर क्वेश्चंस जो हैं वो लिखेगा ही लिखेगा, बिकॉज इट इज मैंडेटरी कि आप प्लेंट में वो क्वेश्चंस मेंशन करो। वो सीपीसी में भी हम पढ़ाते हैं, जहां पे ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 डील विद करता है। अब उसको यहां पे देखना कैसे होगा। ए वर्सेस बी का सूट है, ही इज द प्लेंटिफ, पीएलएफ इज द प्लेंटिफ, डीईएफ इज द डिफेंडेंट है। ये अपनी एक प्लेंट बनाएगा एज पर ऑर्डर 6 एंड 7 ऑफ सीपीसी। इस प्लेंट में पहले इन द कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो, एंड देन पार्टीज के नाम, क्या सूट है, किस रिगार्डिंग सूट है, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन है, सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन है, डिक्लेरेशन है, व्हाट्सोएवर, वो लिखेगा। लिखने के बाद वो कॉज ऑफ एक्शन लिखेगा, कॉज ऑफ एक्शन स्लैश लोकस स्टेंडाई, व्हिच मींस आपका क्या राइट है, क्या वो राइट एक्चुअली में बी ने वायलेट किया है या नहीं किया, दैट इज योर कॉज ऑफ एक्शन। So cause of action means which gives a particular party a right to file or take action against the opposite party. Action आप तभी लेते हैं जब वायलेशन हो रखी हो। अगर मैंने आपका राइट ही वायलेट नहीं किया, आप मेरे अगेंस्ट कोई केस डाल सकते हो? आंसर इज नो। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या बनेगा कि जब मैंने एक केस आपके अगेंस्ट डालना है या आपने मेरे अगेंस्ट डालना है, तो वायलेशन होनी चाहिए राइट की। बट वो राइट कौन सा होना चाहिए? लीगल राइट। अगर वो राइट मॉरल राइट है, सोशल राइट है, तो उसके रिगार्डिंग तो वायलेशन की बात ही नहीं बनती। वायलेशन हमेशा लीगल राइट की होगी जो लॉ ने हमें प्रोवाइड किया, और उस बेसिस पे मैं आपके अगेंस्ट सूट डालू। आप वो कॉज ऑफ एक्शन 2 पैराग्राफ्स में स्टेट करते हो हमेशा, ये एक यूनिवर्सल रूल रहता है कि कॉज ऑफ एक्शन हमेशा 2 पैराग्राफ्स में रहता है। फिर आप ब्रीफ फैक्ट समझाओगे कि ऐसे ऐसे इस दिन ऐसा हुआ, इसने ये किया वो किया, सब नीचे आप पैराग्राफ फॉर्म्स में लिखोगे 1 2 3 4 डाल के। एंड के पैराग्राफ्स में 2 क्वेश्चंस ऑफ लॉ होते हैं हमेशा। पहला, दैट दिस सूट इज नॉट बार्ड बाय लॉ। सेकंड, दैट दिस कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द सूट। दो चीज, ज्यूरिसडिक्शन यहां डील नहीं करता, लिमिटेशन, ज्यूरिसडिक्शन सीपीसी डील करता है, ज्यूरिसडिक्शन सीपीसी डील करता है। लेकिन विद रिगार्ड टू योर बार्ड बाय लॉ, लिमिटेशन एक्ट डील करता है। अब अगर सपोज मैंने यहां पे 8th पॉइंट है जो क्वेश्चन ऑफ लॉ में लिखा, दिस सूट इज नॉट बार्ड बाय लॉ, विच मीन्स अगर वो बार्ड बाय लॉ नहीं है तो कहीं ना कहीं पे वो विद इन द टाइम फ्रेम है। कौन सा टाइम फ्रेम? जो आर्टिकल्स के हिसाब से लिमिटेशन एक्ट के अंदर ही दिया गया। ठीक है। अगर मैं बात करूं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जनरल रूल, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर मैंने आज आपको आपकी प्रॉपर्टी में से बाहर निकाल दिया तो आप 12 साल के अंदर अंदर सूट डाल सकते। एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो आज से 12 साल, जो वो 12 साल हैं उसको क्या दिखाना है यहाँ पे कि जो इसने सूट डाला है वो विद इन 12 ईयर्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन डाला है। ये चीज इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन की बात करते हैं जो वो अंडरटेकिंग देगा, और इस अंडरटेकिंग के ऊपर 2002 में सीपीसी में अमेंडमेंट आई थी कि इसके साथ आप एफिडेविट अटैच करोगे। मतलब कोई भी जो प्लीडिंग्स हैं, प्लीडिंग्स मींस प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट जो भी है, उसके साथ आप वेरिफिकेशन जो करते हैं ऑर्डर 6 रूल 15 की, उसके साथ साथ आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा। एफिडेविट दोनों पार्टीज देंगी। ये पार्टी क्या कहेगी कि जो जो मैंने इन सारे पैराग्राफ्स में लिखा है वो सही है, मेरे हिसाब से करेक्ट टू माय नॉलेज है, एंड आई बिलीव इट टू बी ट्रू। दोनों चीजें, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज झूठ पाई गई, उस एफिडेविट के बेसिस पे हम आप लोगों को या आप मुझे पर्जरी के लिए, मींस गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए लायबल कर सकते हो, क्रिमिनल केस चला सकते हो। समझ में आ रहा है? यहां तक स्टोरी समझ में आ रही है? सो इन दिस केस ये जो डिक्लेरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, बिकॉज ये डिक्लेरेशन क्या दिखा रही है कि आपका लिमिटेशन पीरियड इंटैक्ट है। इसका रीजन क्या है? लिमिटेशन पीरियड देखने में या लिमिटेशन एक्ट खुद में देखने में बहुत रिजिड लॉ है, टेक्निकल लॉ तो है ही, लेकिन कोर्ट इसमें हाइपर टेक्निकल नहीं होते। नो डाउट
सेक्शन 3 जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है इसका, वो बात करता है कि कोर्ट के ऊपर एक बाउंडन ड्यूटी है कि अगर आज मेरे को सामने आपने ये प्लेंट भेजी, इस प्लेंट में ये दिख गया कि ये तो बार्ड बाय लॉ है, मैं एज अ कोर्ट उसको डिसमिस कर दूंगी, सूट डिसमिस होगा, ठीक है। डिसमिस होगा या रिजेक्शन होगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट एज अ रूल कोर्ट कहेगा आई विल नॉट एंटरटेन योर सूट बिकॉज इट इज बार्ड बाय लॉ, प्रोवाइडेड ये चीज आपने यहीं पे मेंशन कर रखी है, मींस पेटेंट डिफेक्ट, राइट। पेटेंट यू अंडरस्टैंड जो यहीं पे होता है आपके ऑन द फेस ऑफ इट रिकॉर्ड में अवेलेबल होता है, ये सेक्शन 3 की ड्यूटी है। बट अगर ऐसे केसेस में आपने लिखा कि जी मेरा वाकई में 12 साल के 10 दिन बाद मैंने सूट डाला है, उसमें साथ के साथ आपने एक और पैराग्राफ ऐड कर दिया अपनी प्लेंट में कि जी इस 10 दिन के लिए मुझे कॉन्डोनेशन चाहिए, माफीनामा दे दो, वो माफीनामे में आपने सफिशिएंट ग्राउंड्स मेंशन किए हैं कि मे बी कोरोना आया हुआ था, पता नहीं चला, कोरोना के टाइम पे 2 साल निकल गए, उसके बाद भी 5-7 दिन मेरे एक्स्ट्रा निकल गए, हॉस्पिटलाइज था या एक्सीडेंट हो गया था, पता ही नहीं चला किसी चीज का, सो एन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे सफिशिएंट रीजंस हैं। कोर्ट को अगर आपने वो लिख दिया that I seek the condonation of this suit, सबसे पहले you as a court will have to hear that application for condonation. सूट एंटरटेन नहीं हो रहा है, लेकिन सूट के अंदर एक क्लॉज है एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन, आप उस एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन को एंटरटेन कर रहे हो। जब उसको एंटरटेन करोगे तो कोर्ट ये देखेगा कि वाकई में जेन्युइन ग्राउंड्स हैं, अगर है तो कंडोन करेगा, अगर नहीं है तो वहीं पे कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा और डिसमिस कर देगा आपके सूट को, दैट वी कैन नॉट एंटरटेन योर सूट। क्लियर हुआ यहां तक सबको? अब इसी एग्जाम्पल को आगे लेते हैं, ठीक है। ए वर्सेस बी, ही हैज बीन डिस्पोजेस्ड फ्रॉम हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। बी हैज डिस्पोजेस्ड ए फ्रॉम हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो ए इज फाइलिंग अ सूट for the possession of the immovable property. Immovable property again 12 years time period. Suppose, और ये चार्ट्स बनाने मैंडेटरी हैं जो अब बनाऊंगी, यहां पे he has been dispossessed और आज डेट क्या है 12 साल के अंदर अंदर ए सूट डाल सकता है, ये आपका बनेगा POL। 12 years कितने बनेंगे बताओ जरा, ऐड करो इसके अंदर। सूट कब तक डाल सकता है POL है बच्चे, PP नहीं लिखवाया अभी मैंने, ठीक है। 12 साल सूट इसने डाला यहां पे जो कि है 26 फरवरी, क्या ये सूट प्राइमा फिसाई बार्ड है? एज अ कोर्ट अगर मैं आपके पास ये प्लेंट लेके जाती हूँ कि जी मेरा कॉज ऑफ एक्शन 17 फरवरी 2025 में आया था, 12 साल मेरे अब खत्म हो रहे और मैं यहाँ पे आ रही हूँ, और मैंने कोई नीचे एक पैराग्राफ मेंशन नहीं किया कि जी एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन भी लगानी है, आप एज अ कोर्ट क्या करोगे? सेक्शन 3 के हिसाब से आप कहोगे डिसमिस्ड, ठीक है। बट मैंने इसी के अंदर एक और ग्राउंड लिखा हुआ है कि प्लीज कंडोन द सेड टाइम पीरियड विच इज तकरीबन 9 डेज, ठीक है। 9 डेज का टाइम पीरियड आई नीड टू कंडोन इट। अब ये जो 9 डेज का कॉन्डोनेशन मैं मांग रही हूं, आई मस्ट प्रूव इट बिफोर यू दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज। अगेन बिकॉज इट इज अ सिविल लॉ, the court will not go in for the strict burden of proof. However, the burden again will not be very lenient. क्योंकि लिमिटेशन लॉ है तो स्ट्रिक्टेस्ट आई वुड नॉट से नहीं होगा, स्ट्रिक्ट की 1 डिग्री लेस होके आपका बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। सफिशिएंट कॉज कुछ भी हो सकता है, सफिशिएंट कॉज एज हैज बीन स्टेटेड बाय नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इज कंसिडर्ड टू बी अ रीजनेबल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, right, or / question of fact, which means which needs to be determined by each and every case, right? तो किसी के लिए 9 दिन भी sufficient cause हो सकते हैं, किसी के लिए 900 दिन भी sufficient cause हो सकते हैं, और किसी के लिए 1 दिन भी sufficient cause नहीं हो सकता। तो ये 9 दिन की कॉन्डोनेशन मैं यहाँ पे सीख कर रही हूँ। अगर ये 9 दिन की कॉन्डोनेशन मुझे मिल जाती है तो मेरा सूट जो है वो विद इन टाइम पीरियड इसमें भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बिकॉज मैंने एप्लीकेशन लगाई और मैंने कोर्ट को प्रूफ कर दिया। यहां तक क्लियर है? अब इस चीज को मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो सूट बार्ड होगा वो POL पे नहीं होता बार्ड,
मेरा पीपी पे सूट बार्ड माना जाता है, राइट, विच मीन्स कोर्ट क्या कहेगा आपको कि 17/2/2037 को आपका सूट बार्ड नहीं है, ये तो पीओएल आपका मीन्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन है जो आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड है, तो फिर बार्ड कब माना जाएगा? अब उसके लिए सेक्शंस 12 till 24 हमें पढ़ने पड़ते हैं जो कि एक्सक्लूजन्स है। अब फॉर्मूला देखो क्या होता है। हाँ जी, अभी समझाती हूँ। पीओएल प्लस एक्सक्लूजन्स इज इक्वल टू पीपी। ये लिख लो पहले, फिर समझाती हूँ। ये वाला लास्ट वाला नहीं समझ में आया? मैंने ये बोला आपको कि 17/2/2037 में पीओएल खत्म हो रहा है मेरा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। वेयर एक्ट है शरण, पीछे शेड्यूल निकालो एक बार, बिल्कुल पीछे टेबल्स बने होंगे, देखो बने हुए हैं टेबल्स, और पीछे, और हाँ उधर जाओ, यस देखो तनु ने निकाली है, मिल गया टेबल्स। यहाँ पे सूट्स रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी हेडिंग, है कहीं पे? तनु पेज बता दो उसको। इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल गया है। आगे देखो ऊपर हेडिंग देखो, पीओएल लिखा है जहां पे 12 साल लिखे हुए हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिखा है। सब लोग बैराक्स में मिला कि नहीं मिला? एक बैराक दे दो, आगे हेल्प हो जाएगी। मिल गया सबको? नहीं मिला तो हेल्प कर दो। ऐसे आपके डेज होंगे, यहाँ पे कॉलम्स बने होंगे। मिल गया सबको? यहाँ पे लिखा है पार्ट 5 सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इज इट? अब ये जो सूट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ 12 ईयर्स वाले देखने हैं अभी, जहां पे टाइम पीरियड है। क्या उस कॉलम की हेडिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन है? मैं ये कह रही हूं आपको कि कोर्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन पे आपका सूट बार्ड नहीं करता, कोर्ट पीपी पे आपका सूट बार्ड करता है। बट पीपी तो नहीं लिखा यहां, नहीं लिखा ना। अब आ जाओ सेक्शन 12 और उसकी हेडिंग देखो ऊपर, सेक्शन 12 निकालो और उसकी हेडिंग देखो ऊपर, पार्ट 3 की हेडिंग बच्चे, मार्जिनल हेडिंग नहीं बोला मैंने, हेडिंग। कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कुछ लिखा ऐसा, which means period of limitation is to be calculated by including the exclusions, then we can derive pp। क्लियर हुआ? कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो पार्ट 3 की हेडिंग है वो क्लियरली स्टेट करती है कि पीओएल आपका टाइम नहीं है जो बार कर देगा, सूट उसको बार नहीं करेगा, कोर्ट वही भी बार नहीं करेगा, रादर इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा पीपी आएगा, एक्चुअल बार किस पे लगेगा? प्रिस्क्राइब पीरियड। क्लियर है यहां तक? जिसको नहीं समझ में आया रेज योर हैंड, नो प्रॉब्लम। हाँ पीछे दीपांशु, समझ में आया पक्का? इधर रूप, हाँ जी, द न्यू कमर्स, ऑल द न्यू कमर्स, श्योर। अब इसको निकालते कैसे? मैंने अभी बताया एक्सक्लूजन्स, ऊपर जो डायग्राम बनाया था एक्सक्लूजन्स लिखे हैं 12 से 24 लिखा है, पार्ट 3 में लिखा है हेडिंग कंप्यूटेशन, तो 12 से 24 जो आपके हैं वो सब एक्सक्लूजन्स हैं। टेक्निकली इन एवरी लेक्चर इन एवरी सब्जेक्ट जब भी ये पढ़ाती हूँ मैं, लिमिटेशन में बोलती हूँ एक्सक्लूजन्स हमेशा पहले होने चाहिए थे, एक्सेप्शंस बाद में, क्योंकि एक्सेप्शंस पीपी पे लगती हैं और एक्सक्लूजन्स पीओएल के साथ लग के पीपी बनाता है। तो होना क्या चाहिए था कि पहले एक्सक्लूजन्स होती फिर एक्सेप्शंस होती, बट इन्होंने उल्टा कर रखा है कि 4 से 11 तो इन्होंने एक्सेप्शंस दे दी जो कि हम पीपी पे लगा रहे हैं, और पीपी निकालने के लिए 12 से 24 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब समझो द इजीएस्ट वे, दैट इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 1। इट सेज, सुन लो पहले फिर मैं पढ़वाऊंगी भी आपको, और आज मैं खत्म नहीं कर रही 12(1), इट्स जस्ट गिविंग यू द रेफरेंस कि आप यूज टू हो जाओ पैटर्न से। कोर्ट ये कहता है, लॉ ये कहती है, रादर क्या हो गया, लॉ ये कहती है कि जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ ना, इन कंप्यूटिंग द पीपी, दैट डे शैल बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मीन्स उसको निकाल दो, विच मीन्स 17 को निकाल के क्या कर दो, +1 कर दो।
मैं ये नहीं कह सकती कि जी मेरा कॉज ऑफ एक्शन 18 फरवरी 2025 को हुआ, क्यों? क्योंकि इन रियलिटी 17 को हुआ। लेकिन जब मेरा पीपी निकलेगा तो वो दिन एक्सक्लूड होगा। एक्सक्लूड का मतलब ये नहीं कि कोर्ट को ये कह दो नहीं जी 18 से शुरू करो, नो। कोर्ट को ये कहोगे 17 ही हुआ है, लेकिन वहां जाके जो लास्ट में आपका टाइम पीरियड है उसमें +1 कर दो। +1 मीन्स ये कितना टाइम पीरियड आएगा? पीपी क्या आ जाएगा आपका? दैट इज योर पीपी। क्लियर हुआ ये? जो भी चीज एक्सक्लूड होगी माइंडेड, वो कभी भी इस दिन से पहले दिन से एक्सक्लूड नहीं होगी, वो यहां जाके ऐड होगी। एक्सक्लूजन मीन्स एडिशंस, बट एडिशंस अंडर द पीपी, देखा ना प्लस। Exclusions means additions in the POL to come to the PP. समझ में आया? हाँ, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि कॉज ऑफ एक्शन ही मैम 18 को हुआ था। वो कहेंगे कैसे 18 को हुआ तो 19 बनेगी, विच मीन्स हुआ 17 को ही था, लेकिन वो +1 आ जाएगा, मीन्स एक्सक्लूडेड जो है वो माना जाएगा। एक्सक्लूडेड मीन्स इट हैज टू बी एडेड एट द लेटर स्टेज विद POL। क्लियर है? जो हम एक्सक्लूजन ऐड करेंगे वो मैं POL जिस दिन खत्म हो रहा होगा उसके आगे ऐड करूंगी, वो कभी भी स्टार्टिंग में ऐड नहीं करती। ठीक है ना? क्योंकि कोर्ट को बच्चे ये नहीं ना कह सकते, सपोज जस्ट लाइटर एग्जाम्पल, आई हैव थ्रोन यू आउट ऑफ द क्लास टुडे, ठीक है, योर राइट टू सिट इन द क्लास हैज बीन वायलेटेड। सो कैन यू से दैट नहीं मैम 17 को नहीं हुआ था, 18 को हुआ था, क्योंकि लिमिटेशन का सेक्शन 12(1) ये कहता है कि नहीं जी, नो। रादर क्या करोगे, 3 साल के अंदर अंदर सूट डालना है तो 3 साल में अगला दिन एक ऐड हो जाएगा। कब ऐड होगा? जब 3 साल खत्म हो रहे होंगे, POL में ऐड होगा, ना कि स्टार्टिंग। क्लियर है? सेक्शन 12 की लैंग्वेज ही पढ़ी है, देखो मैं पढ़ रही हूं आप लोगों के लिए। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स, सबसेक्शन 1, in computing the period of limitation for any suit, I'm not going into appeal or application, in computing the period of limitation for any suit, the day from which such period is to be reckoned means to calculated, shall be excluded, which means what? This day is to be excluded. Excluded here means added। तभी फॉर्मूला पहले लिखवाया था, POL प्लस, प्लस मीन्स एडिशन। यहां तक समझ में आ गया? मैं क्या हो गया तेरे को जानना चाहती हूँ मैं, तेरे एक्सप्रेशंस ना, दे आर मिक्स्ड सेट ऑफ एक्सप्रेशंस, means you are very proud that I'm getting it everything, and on the other side you are also confused। निवेदिता बताएगी मुझे बाद में। चलिए, कमिंग बैक, यहां तक सबको लिमिटेशन समझ में आया? डिफिकल्ट है? अभी तक तो नहीं है, नहीं होएगा। CPC डिफिकल्ट लगा था? टेक्निकल है, बट टेक्निकल में टेक्निकलिटी समझ गए ना, बस यही है टेक्निकल। तो पहले लेक्चर में डराना मैंडेटरी होता है हम लोगों के लिए कि भाई टेक्निकल है, ताकि बच्चे शिद्दत से पढ़े, लेकिन शिद्दत से सच में नहीं पढ़ाना आप लोगों ने, तो आपके लिए लिमिटेशन यहां से जाएगा हमेशा के लिए। एंड एक चीज और बता दूं मैं आपको, लिमिटेशन एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आर टू मेजर subjects. I do not consider them as minor subjects. They are major subjects which comes at least for 40 marks in mains. This time in Haryana it was around, SRA was around 40-50 and limitation was around 30। पहले का क्राइटेरिया था कि 20 मार्क्स के आते हैं और 80 मार्क्स का CPC आता है, अब क्राइटेरिया डिफरेंट हो चुका है और थियोरी वाइज क्वेश्चंस नहीं आते, प्रेपोजिशनल क्वेश्चंस आते हैं। सो मेक श्योर आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे और आपको ये कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। आपको एक पूरी फैक्ट्स के दे देंगे, सिचुएशन दे देंगे, और आपको उसमें से कैलकुलेशंस भी करनी है, आपको उसमें से डिडक्शंस भी करनी है, एंड देन आपको उसके इशू फ्रेमिंग करके आंसर्स भी लिखने हैं। तो इजी नहीं आएगा, इसीलिए बोल रही हूँ प्लीज बी कंसिस्टेंट इन दिस क्लास और एनी अदर क्लास ऑल्सो, वट एवर इट इज द टेक्निकल थिंग दैट वी आर टीचिंग, राइट? अगर नहीं आए, कंसिस्टेंट नहीं हुए, तो आई विल नॉट बी सेइंग एनीथिंग टू यू पीपल ऑफ कोर्स, बट आप लोग खुद अपना सारी चीजें खत्म कर लोगे। कमिंग बैक, आ जाओ लिमिटेशन के ऊपर। अब देखो लिमिटेशन एक्ट का प्रियम्बल, मिला प्रियम्बल? सबको पता है प्रियम्बल कहां होता है बेयर एक्ट में? एवरीवन? ठीक है,
लिखा है यहाँ पे an act to consolidate and amend the law for the limitation of suits and other proceedings and for purposes connected therewith. What do you understand by the word consolidate, the word amend, and the word define? Raise your hand, do not speak. I knew it. Akash, for sure. नहीं सुनना आकाश, तेरे से रुक जा. हाँ जी, महक. अच्छा. Subject to change. Okay. Any other changes with the word consolidate? Sorry. Compilation of all the laws is to consolidate the law. That's codification. हाँ जी. कुछ और ऐड करना? ठीक है. The word consolidate itself means it is exhaustive in nature. Exhaustive means complete in itself. ठीक है. तो जब भी word consolidate किसी भी preamble में आता है, वो खुद में एग्जॉस्टिव बन जाता है. मीन्स खुद में कंप्लीट माना जाता है, उसको किसी और लॉ पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं. ठीक है. जहां पे भी वर्ड कंसोलिडेट मिसिंग होगा, विच मीन्स वो लॉ खुद में डिपेंडेंट रहेगा किसी ना किसी और के साथ, वो अपने आप में इंटरडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं. इट हैज टू डिपेंड ऑन द अदर लॉस. राइट. अमेंड. Amend means which is subject to change. Every law is subject to change because law is dynamic in nature. It keeps on changing. डिफाइन वर्ड यहाँ है नहीं, बट देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस जो हम पढ़ेंगे इसमें कि डेफिनेशन प्रोवाइड की जाती है. अगर यहाँ नहीं है तो बच्चे जनरल क्लॉजेज एक्ट आपको चेक करना पड़ेगा कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में सब कुछ दिया गया. With regard to section 25 and 26 of the Limitation Act that talks about the easementary rights. However, यहाँ पे इन डेप्थ easementary rights नहीं है, उसके लिए हमें इंडियन ईजमेंट एक्ट पढ़ना है. बट बिकॉज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो 25th और 26 सेक्शन को बहुत इजिली और बहुत कम टाइम के लिए समझाया जाता है, ओनली कि आपका पीटी उससे क्लियर हो जाए. मेंस में वो जनरली नहीं आता है. मेंस में जो आएगा या तो 3 से लेके आपके 11 तक आएगा या 12 से 24 आएगा. इसके बियॉन्ड मेंस नहीं आता आपको. बट पीटी में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आएंगे ही आएंगे. मैं आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट दूंगी आर्टिकल्स की जो आपने नहीं मिस करनी. मान के चलना 3 से 4 क्वेश्चंस लिमिटेशन एक्ट के प्रिलिमिनरी में आते हैं, विच मीन्स कहीं ना कहीं पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन है हरियाणा पंजाब में, तो आपके 16 या 12 नंबर आपके हाथ में है अगर ये पतला सा बेयर एक्ट आप क्रैम कर सको. एंड इट्स अ ह्यूज स्कोर, विच मीन्स 12 नंबर किसी और से अहेड होना इज अ ह्यूज स्कोर. और जहां पे और जगहों पे वहां 1-1 मार्कर भी होते हैं या 2-2 नंबर के भी है, दो हिसाब से देख लेना आप. कमिंग बैक नाउ to the first part, that is part 1, preliminary. It has actually 5 parts. उन 5 parts को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लो और उसको भी बना लो अपने रजिस्टर्स में. लिखो part 1 preliminary sections 1 and 2. Preliminary sections 1 and 2. Part 2, limitation of suits, appeals and applications. Limitation of suits, appeals and applications. Part 2, limitation of suits, appeals and applications. Sections 3 till 11. Sections 3 till 11. Part 3 we've just discussed, computation of period of limitation. That is from sections 12 till 24.
आराम से कोई ना. Computation of period of limitation. Parents se 24. Next. Part 4. Acquisition of ownership by possession. Acquisition of ownership by possession. Sections 25 till 27. Sections 25 till 27. Last में miscellaneous. 28 till 32. Out of which two provisions have been repealed. One is 28 and other is 32. So रह कितने गए? 4. 29, 30, 31, 3 rather. ठीक है? 28 and 32 has been repealed, but 28 बहुत important, 29 बहुत important है savings वाला. इसके ऊपर आपकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ेंगे, कस्टमरी डिवोर्सेस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, राइट? कमिंग टू पार्ट 1 नाउ. Short title, extent and commencement. This act may be called the Limitation Act. It extends to the whole of India except the state of J&K. Now it has been done away with. It extends to whole of India now. Full stop. उसके बाद including state of J&K. Next is, it shall come into force on such date as the central government notify. That is 1st January 1964. Nothing to be dealt under section 1. Section 2 पे आ जाओ अब. Section 2 पे आपको आज ही एक्सप्लेन करूंगी कंसेप्ट और आज ही आप इसको याद भी करोगे. वॉवल समझते हो? कौन कौन से हैं? ए इज एप्लीकेंट, ई मींस डिफेंडेंट में डी आता है, ई आता है डिफेंडेंट, ए ई आई, आई में प्लेंटिफ में आया आता है. सो 3 वॉवल्स जो हैं वो आपके एप्लीकेंट, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है जी. कहां कहां लिखा है? 2A, 2E एंड 2I लिखा है. This is how you can remember. This is a trick. A, E, I. This is applicant. E, defendant. I, plaintiff. अब इसको समझेंगे पहले. ठीक है. इसके अंदर ए में लिखा है एप्लीकांट इंक्लूड्स, which means they are not giving you the meaning who's an applicant. They only provides कि ये लोग भी इसमें included है. Applicant includes a petitioner. ठीक है. अब इसमें चीजें हैं जो समझने वाली. इस एक्ट के अंदर एक है 2A में एप्लीकांट, जिसमें पटिशनर इसके अंदर इंक्लूडेड है. एक चीज ध्यान से समझना, इंडियन सक्सेशन एक्ट में एप्लीकेशन लगती है. नॉर्मल सूट्स के अंदर सूट्स ही प्रेफर किए जाते हैं. अपील यू ऑल नो. एप्लीकेशन भी अभी मैंने समझा इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर लगती है. हिंदू लॉ में, फैमिली लॉ में पिटिशंस लगती है, सूट नहीं होता. पिटिशन फॉर डाइवोर्स, petition for restitution of conjugal rights, petition for your judicial separation, custody, maintenance, क्या लगती है? petition. petition slash suit slash application slash appeal, one and the same thing in general parlance. general parlance I'm saying. otherwise जब मैं 2L की definition पढ़ाऊंगी तो वो अलग हो जाएगा. तो अभी सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, खुद के समझने के लिए, एप्लीकेशन, सूट, अपील ऑलमोस्ट सेम है. इंटरचेंजेबल वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए लॉयर्स के रूप में, जजेस के रूप में इंटरचेंजेबल वर्ड्स नहीं है. क्लियर है? अब जब मैं पिटिशन की बात करती हूं तो एप्लीकांट पिटिशनर है, विच मींस एप्लीकेशन में पिटिशन इंक्लूड होनी चाहिए. लेकिन जब हम सूट की बात करते हैं, 2L देखो, सूट में ना अपील इंक्लूडेड है ना एप्लीकेशन इंक्लूडेड है. अब इनमें दोनों में डिस्प्यूट. समझना, जब हम सीपीसी पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ अ सूट, बट अपील इज नॉट इंक्लूडेड इन द सूट. व्हाट इज द रीजन? यू शुड नो द रीजन, एटलीस्ट सीपीसी वाले. अटेम्प्ट. नो डाउट अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ अ सूट, but it is not a suit.
not a suit. Why? Because the judge has given the decision on merits and it is by way of final conclusively determine. अभी डिक्री समझाया था. इसका क्या मतलब है? मैंने एक सूट डाला आप लोगों के अगेंस्ट, ठीक? उस सूट का डिसीजन जज ने ऑन मैरिट्स दिया है. जब डिसीजन ऑन मैरिट्स आएगा तो एक डिक्री आएगी. उस डिक्री के अगेंस्ट, उस जजमेंट के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो, तब वो मैटर दोबारा खुल जाता है. लेकिन सूट तो नहीं ना बनता. क्या बनता है? अपील के रूप में खुलता है. तो जो मैटर क्लोज कर चुके हैं हम डिक्री के रूप में, उसको हम खोल रहे हैं, तो एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आ जाती है अपर कोर्ट पे जाके, वो है अपील. सो अपील सूट के अंदर नहीं होती. अगर होती तो बच्चे वो डिक्री के साथ खत्म हो जाती. वो डिक्री की एडिशनल है एक रिलीफ जो कि हम ले सकते हैं. इसीलिए सूट के अंदर अपील और एप्लीकेशन इंक्लूड नहीं की जाती. समझ में आया? लेकिन एप्लीकेशन में पिटिशन इंक्लूड है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हर बार आपसे पूछती हूँ वो ये है कि क्या पिटिशन सूट में इंक्लूडेड होती है? बच्चों को बोलने दो. वेदर सूट इंक्लूड्स अ पिटिशन. You can read section 2L. With that, you can refer to A and then answer. The answer is crystal clear in that. Whether petition is included in a suit. Yes. Whether suit includes an application, Mehak? Read 2B, application includes a petition. What is the conclusion in that? अब क्यों नो हुआ? को देख के देखो इधर. सूट एप्लीकेशन. फिर मैं इस पे आऊंगी दोबारा, भूली नहीं हूं. सूट इज 2L, एप्लीकेशन इज 2B. ठीक है? एप्लीकेशन इंक्लूड्स what? Petition. Suit does not include what? Appeals and applications. सूट एप्लीकेशन को इंक्लूड नहीं करता. पहले यहां देख लो, फिर लिख लेना आप लोग, टाइम दूंगी. सूट एप्लीकेशन को इंक्लूड नहीं करता. Which means सूट इसको भी इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि जब एप्लीकेशन इंक्लूडेड नहीं है तो उसकी फर्दर डेफिनेशन जो पिटिशन में है वो भी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए. नटशेल का कंक्लूजन समझ में आया? एप्लीकेशन पिटिशन को इंक्लूड करती है, which means एप्लीकेशन एंड पिटिशन कैन बी देयर. बट जहां पे हमने कह दिया कि एप्लीकेशन ही सूट में नहीं आती, तो पिटिशन का तो आने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि पिटिशन और एप्लीकेशन एक साथ चलेंगे. क्लियर है? अब लिख लो, लिखना तो, और साथ में लिख लेना वेदर पिटिशन इज इंक्लूडेड इन अ सूट. द आंसर इज नो. Whether petition is included in a suit, the answer is no. बोरिंग तो नहीं लग रहा लेक्चर? समझ में आ रहा है? चले आगे. Now we are over with two definitions, which is suit and other is your application. And I hope now you know why suit does not include an application appeal. CPC वाले भी. Come to an applicant. Applicant, defendant, plaintiff में सिर्फ एक चीज एडिशनल है जो कि एप्लीकांट की डेफिनेशन में है, वो है पिटिशनर. बाकी की जो 2 पॉइंट्स हैं वो सेम है. डिफेंडेंट वो है जिसके अगेंस्ट सूट डलेगा, या वो जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अगेंस्ट हमने सूट डालना होगा. ठीक है? ही में बी द एडमिनिस्ट्रेटर, ही में बी द रिसीवर, ही में बी द एग्जीक्यूटर. प्लेंटिव वो है जो सूट डाल रहा है जिसका राइट वायलेट हुआ है, या जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्सन को जिसका राइट वायलेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, एनी लीगल हेयर, एग्जीक्यूटर और एनी अदर पर्सन. एप्लीकांट वो पर्सन है जहां पे एक टाइटल डिराइव कर रहा है, मींस राइट टू अप्लाई डिराइव कर रहा है. सपोज माय राइट हैज बीन वायलेटेड and I have an authorized agent here. So can an agent on my behalf write an application
for the said condonation or any other thing? The answer is yes. Why? Because he's deriving his right to apply via me. Right? Next is any person whose estate is represented by the applicant as executor, administrator, or other representative. Whenever an application is preferred before the court, the concerned person cannot be said to be a plaintiff. He will always be known as the applicant. And the opposite party cannot be said to be the defendant. He will always be known as the respondent. समझ में आया? तो एप्लीकांट में और प्लेंटिफ में फर्क नहीं है. फर्क टर्मिनोलॉजीज विद रिगार्ड टू सूट है. अगर सूट डाला है तो प्लेंटिफ है, अगर एप्लीकेशन डाली है तो वही पर्सन एप्लीकांट बन जाएगा. जो ऑपोजिट पार्टी उसको रिप्रेजेंट कर रही है वो सूट में डिफेंडेंट है और एप्लीकेशन में रिस्पोंडेंट है. चाहे वो एप्लीकेशन आपकी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की हो, चाहे वो एप्लीकेशन आपकी स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द प्लीडिंग्स की हो, किसी भी चीज की या कॉन्डोनेशन की भी हो, एनी एप्लीकेशन विच हैज बीन प्रेफर्ड बाय यू आइदर इन द सूट और अदरवाइज, द पार्टी कंसर्न्ड विल बी नोन एज द एप्लीकेंट एंड अगेंस्ट whom it has been preferred will be known as the respondent. आपकी एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी इंजंक्शंस, the person is the applicant, the opposite party is the respondent, not the plaintiff or the defendant. But in a suit for perpetual injunction, plaintiff versus defendant. Clear है ये सबको? पीछे ठीक है. अब इसको पढ़ेंगे 2A को, 2E को एंड 2I को. मुस्कान रीड 2A. भावना सॉरी. बस बस यही 2A में तीन चीजें आ गई. पटिशनर आ गया. दूसरा, अ पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom an applicant derives his right to apply, मींस जहां से राइट डिराइव किया. सेकंड, एनी पर्सन whose estate is represented by the applicant. एप्लीकांट रिप्रेजेंट कर रहा है in the form of any legal heir or maybe the receiver or the administrator. Now read 2E. क्या नहीं निवेदिता को समझ में आया? Of course. जैसे SRA में नहीं पढ़ा था सेक्शन 7 में, टेम्पररी एंड हैविंग अ स्पेशल राइट कैन आल्सो फाइल अ सूट. यस, व्हाई नॉट. हाँ जी, आगे. क्लियर है यहाँ पे? किसी को जिसको किसी भी टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम है दे कैन आस्क मी. श्योर? चले आगे. अब आ जाओ C, D और K के ऊपर. C, D and K. C is your bill of exchange, D is bond and K is promissory note. अब इसमें थोड़ा थोड़ा हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इनकॉर्पोरेट कर दिया. As per the Negotiable Instrument Act, Section 13 of the Negotiable Instrument Act states कि आपके तीन तरीके के जो हैं negotiable instrument हो सकते हैं. One is your bill of exchange, जिसमें हम हुंडी भी बोलते हैं, और इसको इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया एक चेक को भी. ठीक है, चेक भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है, बट चेक को आजकल हम डिफरेंट रूप में बिकॉज ऑफ द हाई वैल्यू उसको हम अलग तरीके से मानने लगे. और जनरली जो आपका चैप्टर 17 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन 138 से 142 के आसपास जो खत्म हो रहा है, वो होता ही डिसऑनर ऑफ चेक के रिगार्डिंग. ठीक है, जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या आपके प्रोमिसरी नोट है, ये पुराने टाइम के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ठीक है, आजकल के टाइम पे ये हुंडी वो है जो बही खाते देखे आपने कभी? If you have got the opportunity to see, कुछ पुराने टाइम पे there used to be the मुनीम्स of these persons, जहां आपका ये फार्मर्स बिल में MSP से पहले क्या लेते थे आप लोग? ये आड़तियों से पैसा सुना है कभी? आड़ती सुने?
आड़तियों से जब पैसा लेते थे तो उनकी ना हर साल जिसको वो पूजा करते हैं दिवाली के आसपास, उनकी बुक्स जाती हैं। देखिए कभी लेजर बुक्स, ऑफ कोर्स लेजर बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट जाती हैं, वो उनकी भी पूजा कर रहे होते हैं। व्हाट फॉर? उसमें पैसा होता है उनका, उसी में सब कुछ है। दैट मीन्स हुंडी वाज अ प्रूफ टू प्रूव कि हमने ये चीजें दी हैं, एंड इट वाज अ फॉर्म ऑफ एन ओल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा गया होता था कि इतना अमाउंट इसको दिया है, किस दिन इसने देना है, विद इंटरेस्ट, सब कुछ वहां पे लिखा रहता था। ठीक है, जो आपके सेक्शन 4, 5, 6 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, वो सारी चीजें यही एक्सप्लेन करती हैं। ठीक, इसके बाद आया आपका बही खाता इज हुंडी, फिर हम चेक को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट पे आता था दैट आई प्रॉमिस टू पे यू 5,000 रुपीज ऑन सो एंड सो डेट, स्पेसिफिक डिक्लेरेशन विद रिगार्ड टू द प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस विदाउट एनी कंडीशन होता था। एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग इज अ प्रोमिसरी नोट। तो जब वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग में ले रही हूं, तो पुराने टाइम पे अगर आप यहाँ पे भी खोल के देखोगे ना, तो प्रोमिसरी नोट पुराने टाइप का चेक जैसा है कि जी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, स्टैम्प स्टूम्प है, नीचे यहाँ लिख दिया कि इतना अमाउंट जो है इसको देना। दैट्स अ प्रोमिसरी नोट, नाउ नॉट इन फोर्स, रीजन बीइंग चेक आ चुके। अब आया आपके चेक। चेक का क्या मतलब है? अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट और एन इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द मेकर ऑफ द चेक ऑथोराइजेस एंड ट्रांसफर्स टू द अदर पर्सन। ड्रॉई है ना, वहां पे टर्म्स है कुछ। इसका मतलब है मैंने एक चेक साइन करके दे दिया इसको, सरबजीत को। ठीक है, जब चेक साइन करके दिया तो इसको दिया, विच मीन्स मैंने इसके देने होंगे पैसे। ठीक, या किसी और पर्पस के लिए दिया। जब ये चेक लगाएगी, उस चेक में मेरे पास अमाउंट स्पेसिफाइड है कि जितना अमाउंट ये निकाल सकती है, इसने वो अमाउंट, मैंने उतना ही लिखा हुआ, वो वहां से निकाल लेगी। ये सब क्या है आपका? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स अ काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वन पर्सन proposes to transfer or negotiate with the other person with regard to the amount, right? तो C क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ ये बता रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में चेक इंक्लूडेड है, बिल ऑफ एक्सचेंज में आपकी हुंडी इंक्लूडेड। क्लियर है? के पे आ जाओ पहले, प्रोमिसरी नोट। लिखे प्रोमिसरी नोट मींस एनी इंस्ट्रूमेंट। क्यों बच्चे इंस्ट्रूमेंट? बिकॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में गवर्न कर रहा है, तो इट इज नॉट मियर डॉक्यूमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पे मेकर क्या करता है? एंगेजेस एब्सोल्यूटली, अंडरलाइन द वर्ड एब्सोल्यूटली, टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी। लिखा था ना स्पेसिफाइड सम। मैं ये नहीं कह सकती आई प्रॉमिस टू पे यू सम अमाउंट, दैट इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट, बिकॉज मेरा स्पेसिफाइड सम ऑफ अमाउंट है ही नहीं। आई प्रॉमिस टू पे यू 5,000 रुपीज, इट इज अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी। एब्सोल्यूटली टू अनदर एट अ टाइम देयर इन लिमिटेड, या तो मैंने टाइम दे रखा है, या ऑन डिमांड, जब भी वो चीज आप मांगोगे। एट साइट मींस जो चीज वहां पे स्पेसिफिक डेट मेंशन कर रखी है। कई बार आपके पोस्ट डेटेड चेक्स भी जाते हैं, है ना, कि इस टाइम पे लगाना, इससे पहले मत लगाना। चाहे मैंने चेक आज काट के दिया लेकिन 10 दिन का बाद दिया, तो एट साइट। ऑन डिमांड मींस व्हेनेवर आपको मैंने चेक दिया, मैंने कोई डेट मेंशन नहीं की थी, नेक्स्ट डे इसने लगा दिया। या लिमिटेड, स्पेसिफाइड टाइम के लिए, कि ये जो चेक है आपका, मैंने इस पे साइन करके ऐसे क्रॉस चेक करके लिख दिया कि भाई इतने टाइम के अंदर अंदर ले लेना इसको। आता है ना आपको मैसेजेस, अगर आप कभी चेक लगाते हो या कभी किसी और के लगाए हो, तो देखो कि वो बताते हैं कि जी चेक आया है फॉर क्लियरेंस एंड विद इन 24 आवर्स इट विल बी डन फॉर क्लियरेंस। अगर आप नहीं चाहते तो कॉन्टैक्ट योर ब्रांच। आता है? दैट इज व्हाट लिमिटेड टाइम पीरियड हैज बीन स्पेसिफाइड वंस अ चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू अ बैंक। प्रॉमिसरी नोट समझ में आया? बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आया? अब आ जाओ बॉन्ड पे। यहां पे कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं लिखा कि कौन सा बॉन्ड कैसा बॉन्ड। बॉन्ड बेल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। बॉन्ड का एक सिंपल मीनिंग है मेरे द्वारा दी गई एक अंडरटेकिंग, विच मीन्स अ प्रॉमिस, कि भाई अगर ये मैंने नहीं परफॉर्म किया तो जो भी मैं कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं उसके अगेंस्ट आप या तो पैसे ले लेना, या जो भी चीज हमने इसमें रखी होगी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी और समथिंग, वो कंडीशन आप उसको कर सकते हो। इसकी इजीएस्ट एग्जांपल देती हूँ बेल बॉन्ड्स के साथ। सीआरपीसी में हम पर्सनल अंडरटेकिंग पे भी छोड़ते हैं आपको, और हम श्योरिटी के बेसिस पे भी छोड़ते हैं। ठीक, मैंने आपको बेल ग्रांट करनी है एज पर द बेल प्रोविजंस। जब मैं बेल ग्रांट करूंगी आपको, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नहीं पर्सनल बॉन्ड से चल जाएगा। पर्सनल बॉन्ड मैंने 50,000 का भरवाया आपका। 50,000 का जब पर्सनल बॉन्ड भरवाया, तो मैंने कंडीशन क्या रखी कि भाई तुम इस दायरे को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, हर हफ्ते तुम मुझे रिपोर्ट करोगे। ठीक है, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तुम आके हमें यहाँ पे कोर्ट में गवाही दोगे, या व्हाट्सोएवर इज द रीजन।
3 कंडीशंस मैंने बेल ग्रांट करते टाइम आपकी लगा दी और 50,000 की सिक्योरिटी मैंने अपने पास रख ली. नाउ दैट्स अ बॉन्ड अंडरटेकिंग. इस बॉन्ड को हमेशा एक डॉक्यूमेंट के थ्रू लिया जाता है. ये हमेशा एक लीगल पेपर्स पे लिया जाता है. एक नॉर्मल पेपर पे नहीं होता कि आपने लिख के दे दिया हो गया काम. ठीक है, आपकी आरसी की कॉपी लगेगी, आपका आधार कार्ड लगेगा, बहुत सारी चीजें जो अटैच होती हैं डॉक्यूमेंट्स प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के. अब सपोज करो आपने जो 3 कंडीशंस लगाई थी ये वैलिड कंडीशंस हैं. इन वैलिड कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन आपने वायलेट कर दी, मैं आपका बॉन्ड फॉरफीट कर सकती हूं. ये मेरा राइट है एज अ कोर्ट. और मैं दोबारा से आपको अरेस्ट कराऊंगी, बॉन्ड भरवाऊंगी, श्योरिटी भी ले सकती हूँ, दोबारा से रिलीज कर सकती हूँ. सो व्हाट इज अ बॉन्ड? अ डॉक्यूमेंट in the form of an undertaking where some conditions has been imposed, provided those conditions should be valid conditions, should not be absurd or void conditions. मैं कुछ पूछना? हाँ जी, anyone? पढ़ूंगा मैं इसको. Now it's 2D. 2D says includes any instrument whereby a person obliges means legally duty bound. 2A में SRA में obligation word use है. Obligation means legal duty. तो यहाँ पे obliges का मतलब एक ड्यूटी which is a legal duty himself to pay to another on condition. To another means here to the court, जो मैंने एग्जांपल दी है. on condition, क्या condition? that the obligation shall be void. कि जो चीज लीगल ड्यूटी है अगर आपने कंडीशंस को जंप किया बेल की तो वो void हो जाएगी if a specified act is performed or either it is not performed. मैंने बोला तूने जाना नहीं, वो चला गया. मैंने बोला तूने ये करना है, उसने किया नहीं. so either it is not performed, either it is performed, as the case may be. So whether C, D, K is clear. C is bill of exchange, D is bond, K is promissory note. Now, close your bare acts. We'll revise it first. A, E, I. A is applicant, E is defendant, I is plaintiff. Applicant includes a petitioner and from whom he derives his right to apply, second point, and who is represented in the form of an executor administrator. ठीक है? Same rule applies to the defendant and to the plaintiff. Defendant is a person who gets or derives his right to be sued or who's either representing himself to the executor, administrator, etc. And the same is with the to sue. वहां to be sued है, यहाँ to sue आ जाएगा. So to AEI, that is applicant, defendant, and your plaintiff. Now comes to L and to B. To B is application, which includes petition. To L says suit. Suit does not include application and appeals. Clear है? तो इसी में हमने एक क्वेश्चन डिराइव किया था, whether petition is included in a suit, whether suit includes a petition. So both the answers is no. Clear है यहाँ तक? अब हमने पढ़ा CDK. CDK में C is bill of exchange, D is bond. बॉन्ड का डी वाला बॉन्ड इसके साथ अटैच कर सकते हो. के इज प्रोमिसरी नोट, के आता ही है उसमें, तो प्रोमिसरी नोट के हिसाब से के में आप ऐड कर सकते हो. ऑल द स्पेलिंग्स में नहीं आता, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. क्लियर है? याद रहेगा? वापस आ जाए. अब खोलो नेक्स्ट. पहले हम पढ़ेंगे गुड फेथ, विच इज 2H. What do you understand by good faith? It has been provided under the old IPC as well as new IPC. I mean new BNS. क्या है? An act which is done with due care and attention. An act which is not done with due care and attention amounts to good faith? No. So यही सेम रूल्स है यहाँ पे, कोई फर्क नहीं है बच्चे. वहां पे पहले 52 में था आईपीसी में, अब 211. 211 is good faith of BNS. सेम है 2H. आपको ऑल दो एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बट इसकी इंटरलिंकेजेस याद रखनी पड़ेंगे. द मोमेंट गुड फेथ आता है, आपको कौन कौन से सेक्शंस याद आ रहे हैं किसी भी थ्रू आउट लॉ के, विच मीन्स आपकी जो स्टडीज हैं वो बहुत अच्छे से हो रही है. अगर मैं बात करूं गुड फेथ की, तो मैं सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट पे भी लेके आ सकती हूँ, विच मीन्स गुड फेथ, इल विल, रैशनेस आ जाएगा. तो यहाँ पे अभी के लिए मैं डेफिनेशन में 52, 211 एंड 2H में जा रही हूँ. 2H लिमिटेशन एक्ट डील्स विद गुड फेथ. एनी एक्ट विच इज डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन अमाउंट्स टू गुड फेथ. इफ इट इज नॉट बीन डन, इट इज नॉट अ गुड फेथ. क्लियर है? कमिंग बैक टू अ फॉरेन कंट्री नाउ, दैट्स G. FG पढ़ेंगे अभी हम पहले. इट्स G. G is foreign country. What is a foreign? Which country is a foreign country?
any country which is outside India is a foreign country, है ना? That may be an enemy alien country, that may be any other country, but that's a foreign country. ठीक है? फॉरेन कंट्री के साथ अगर मैं रिलेट करना चाहूं तो आपका फॉरेन कोर्ट, अभी इन्होंने सीपीसी पढ़ा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. सो इट्स फॉर योर रेफरेंस कि आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा. फॉरेन कंट्रीज जी. अब आ जाओ एफ विच इज एन इंडिपेंडेंट प्रोविजन. ये जितने भी प्रोविजन एफ जी एच पढ़े ये तीनों इंडिपेंडेंट है, इनकी इंटरलिंकेज नहीं है, ना ही मैं इनको इस तरीके से लिंक करके याद करा सकती हूँ. ईजमेंट मैंने अभी बताया था आपको, ईजमेंट के लिए हमें इंडियन ईजमेंट एक्ट पढ़ना पड़ेगा, बट उससे पहले ईजमेंट समझना पड़ेगा. ईजमेंट एक ऐसा राइट है जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता. ईजमेंट्री राइट वो राइट्स होते हैं, लाइट, एयर, राइट, योर वाटर, वेज, ये सब ईजमेंट्री राइट. ईजमेंट्री राइट हमेशा दूसरे की प्रॉपर्टी पे एंजॉय किया जाता है. ठीक है? वो अपनी प्रॉपर्टी पे नहीं होता. फिर अपनी प्रॉपर्टी पे हो तो ईजमेंट नहीं. ये जो आप स्टेयर्स से चढ़ के आते हो, ये क्या सिर्फ आपके लिए है? फॉर द अदर इंस्टीट्यूट्स, फॉर द अदर बिल्डिंग्स, है ना? क्या ये ईजमेंट्री राइट है? क्योंकि राइट ऑफ वे है, कहीं से भी निकलना इज अ राइट ऑफ वे. दिस लाइट, क्या ये जरूरी है कि जब हम यहां से शिफ्ट हो रहे हैं कहीं और जा रहे हैं तो हम अपनी लाइटें भी लेके जाएंगे? लाइटें इन द सेंस ट्यूबलाइट्स ऑफ कोर्स लेके जाएंगे, द लाइट्स विच आर इनबिल्ट. दैट इज नॉट. क्या हम ये कहेंगे कि भाई घर तो तुम्हें सेल कर रहे हैं लेकिन सीढ़ी हम अपनी उठा के तोड़ के लेके जाएंगे, सीढ़ियां नहीं देंगे. सो दीज आर सर्टेन राइट्स विच आर इनबिल्ट राइट्स. इनको आप कह ही नहीं सकते कि इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे. ये हैं आपके ईजमेंट्री राइट्स. लेकिन हल्का सा रेफरेंस, क्योंकि 25-26 बाद में पढ़ना है. ईजमेंट्री राइट के लिए डेक्लरेटरी सूट डलता है कि भाई आप डिक्लेयर कर दो ये मेरा ईजमेंट बन गया. ठीक है? ईजमेंट मतलब ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग जो हैं वो 20 साल मिनिमम यूज कर चुके हैं पीसेबली, विदाउट इंटरप्शन. अगर 20 साल बिना इंटरप्शन के पीसेबली आपने एक पैसेज जो आपका नहीं है, आप वहां से आने जाने लग गए, और आप नहीं बहुत सारे लोग आने जाने लग गए, आप ये प्रूव कर सकते हो, तो वो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड ईजमेंट्री राइट में डेवलप हो सकता है. दैट्स एन ईजमेंट. But whether an easement for PT purposes is a right which is arising out of a contract, the answer is no. आपने TPA में पढ़ा होगा टल्क वर्सेस मॉक्से का केस. तो आप लोग ये नहीं कर सकते बच्चे कि कुछ भी ऐसी चीज जो कि एक पर्टिकुलर लैंड है, अब सपोज यू आर सेलिंग अ कॉर्नर प्लॉट, कॉर्नर प्लॉट के साथ एक छोटी सी बाउंड्रीज जो है वो साथ चलती है, वो कहते हैं जी बाउंड्री नहीं देंगे, कॉर्नर प्लॉट ले लो. इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज इट्स एन ईजमेंट्री राइट. तो हर एक जगह पे जो राइट बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग दैट पोजीशन आप डिराइव कर रहे हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो ईजमेंट्री राइट बनेगा. ये नहीं कि आप ऑफिस होल्ड कर रहे हो और दूसरे वाले कहते हैं ये हमारा ईजमेंट्री राइट है. नो, नॉट विद रिगार्ड टू ऑफिस, ओनली विद रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी. सो आई एम रीडिंग 2F फॉर यू पीपल. 2F easement includes a right not arising from contract. Underline करो उसको, not arising from contract, by which one person is entitled to remove and appropriate for his own profit any part of a soil belonging to, underline, another, or anything growing in or attached to or subsisting upon the land of. अब आप लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं. खेत देखे हैं सबने, है ना? खेतों के बीच में पैसेज होता है, क्या बोलते हैं उसको आपकी लैंग्वेज में? हमारी में तो कुछ और ही बोलते हैं, अपना बताओ. कमी. यू आर फ्रॉम जींद, जींद साइड में अलग होगा. ठीक है. हाँ भाई, भिवानी साइड में क्या है? डोले, डोली. एनीवन? पंजाब? सॉरी, हाँ, एवरीवेयर इट्स अ डिस्टिंक्ट थिंग. हम लोग भी डोल बोलते हैं उसको. ठीक है. सी, ये 2 लैंड्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं. यहाँ पे इतने वाला एरिया थोड़ा सा उस पर्टिकुलर पर्सन का, जैसे ये बी का लैंड है, ये ए का लैंड है, दोनों की तरफ से हल्का हल्का एरिया लिया जाएगा पैसेज के लिए. उनकी साइड्स में आपने देखा है कभी प्लांटेशन हुई होती है? साइड्स में, बीच में चलने में नहीं, साइड्स में ट्रीज भी लगे होते हैं, यूकेलिप्टस भी होता है, पॉपुलर भी होता है, सब कुछ होता है. ये जो राइट ऑफ पैसेज है ना, इसको ईजमेंट कहते हैं. अब आप एक चीज और ध्यान से ऑब्जर्व करना, आप एक ऐसी फर्टाइल सॉइल पे काफी टाइम तक चल रहे हो ना, वो फर्टाइल विद रिगार्ड टू क्रॉप्स नहीं रहती है, वो पता चलने लग जाता है कि ये पैसेज बन चुका है.
फैक्ट है, ये ईजमेंट है, विच मीन्स आधा मेरा हिस्सा, आधा किसी और का हिस्सा, लेकिन हमारे खेत फ्रंट के हैं, पिछले वालों के खेत उधर हैं, वो भी यहां से जा रहा है. तो इज ही एंजॉइंग एनीथिंग विच इज ऑन द लैंड ऑफ अनदर? ठीक है. अब अगर उस केस में चौड़ा एरिया भी आता है कई जगहों पे जहां से आपके हार्वेस्टिंग टूल्स एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रैक्टर्स वगैरह भी जाता है, वहां के साइड में उन्होंने कुछ जगहों पे क्रॉपिंग भी कर रखी होती है, छोटी मोटी मल्टीपल क्रॉपिंग्स, जो बहुत लेबर हैं या कोई लीज पे जिन्होंने ठेके पे दे रखा है, वो लोग कर लेते हैं ऐसा कुछ. So are they enjoying that particular crops which is being grown there on the land of another? That is easement. That is easement. ठीक है. तो ईजमेंट्री राइट क्या है? आपका राइट ऑफ वे, आपका राइट ऑफ लाइट, एयर. आपके इंजंक्शंस क्यों ग्रांट किए जाते हैं? मैं सपोज करो यहाँ पे आपने खिड़कियां दे रखी हैं, हुडा का या कहीं का भी एक रूल है कि जो साइड वाली वॉल्स होती है ना, जो आपस में प्लॉट्स होते हैं, वहां पे आप खिड़कियां नहीं दे सकते, है ये रूल. एक इंसान ने खिड़कियां दे दी, अब वो कहता है जी ये तो मेरा ईजमेंट है क्योंकि 20 साल तक घर नहीं बना, प्लॉट तो था किसी का, ये नहीं कर सकता. ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज अगेंस्ट रूल दैट इज बीइंग अराइजिंग आउट ऑफ लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ या आपके कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो ईजमेंट नहीं बनेगा. हाँ, आपकी वेंटिलेशन है आगे वाली खिड़कियों की जो अलाउड है, आप वहां पे जाके किसी और के घर के आगे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वो अलाउड नहीं है. वो एक राइट है. दैट राइट इज एन ऑनरशिप राइट, इट इज नॉट एन ईजमेंट्री राइट. क्लियर आया? डिफरेंस समझ में आ रहा है पीछे आपको? श्योर? इधर फर्स्ट बेंच. श्योर? मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा दैट यू आर लॉस्ट इन बिटवीन, बाकी मुझे लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है. ठीक है जी. हाँ जी. ईजमेंट राइट की डिक्लेरेशन होती है, बट वो पर्सनल राइट नहीं बनता किसी का भी. वो ये बनता है कि जी अब हम यहाँ से जा रहे हैं, 20 साल से हम इसी की लैंड पे से जा रहे थे, तब तो इसने रोका नहीं, मैंने पीसफुली एंजॉय किया, तो अब ये डिक्लेयर कर दो, ये सबके लिए रास्ता बन चुका है, सबके लिए, नॉट फॉर मी. कमिंग बैक टू योर जे नाउ, और जो एम और एन है वो भी थोड़ी सी टेक्निकल है आपको समझने के लिए. अभी टाइम है हमारे पास? हाँ. 2J पे आ जाओ. पीरियड ऑफ लिमिटेशन means the period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by the schedule. आ गया? schedule में है. Prescribed period means the period of limitation computed in accordance with the provisions of, which means POL plus exclusions is equal to PP, and POL is what is, which where it is provided? शेड्यूल में प्रोवाइडेड है. ठीक है. शेड्यूल का मिडिल कॉलम इज योर पीरियड ऑफ लिमिटेशन. पीरियड ऑफ लिमिटेशन के साथ अगर पीपी निकालना हो तो क्या ऐड करना पड़ता है? एक्सेप्शंस नहीं, एक्सक्लूजन्स. यहां तक रटना है अभी, बिकॉज एक्सेप्शंस और इंक्लूजन्स नहीं किए. कमिंग बैक टू एम एंड एन नाउ. एम, टॉट. टॉट तो बहुत बार पढ़ा है ना. व्हाट इज अ टॉट? इट्स अ सिविल रॉन्ग. बस एक स्टेटमेंट. सिविल रॉन्ग क्या होता है? सिविल रॉन्ग बिकॉज अगर मैं इलीगल की बात करूं under the definition of Indian Penal Code, तो illegal also says three things, which is an offense in itself, which gives you a ground for civil action, and which is prohibited by law. So that is mala prohibito mala in se. So that is there. अब मुझे बताओ what is a tort? Means what is a civil wrong? Anyone? Breach of trust. Only one aspect. Yes. Breach of contract. It's not a breach of contract. Breach of contract is contractual rights. ICA govern करता. अमाउंट. सिविल रॉन्ग एक ऐसा रॉन्ग है जो देखने में एक ऑफेंस जैसा है, क्रिमिनल लाइबिलिटी जिसपे हम इम्पोज ना कर सकें, वो सिविल रॉन्ग है. चाहे वो आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, चाहे वो टॉर्ट ऑफ डेफामेशन हो, चाहे टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस या न्यूसेंस हो. क्योंकि अगर वो क्रिमिनल ट्रेसपास या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन गया, या कहीं पे भी हमने क्रिमिनल प्रिफिक्स करके क्रिमिनल में से अप्रोप्रिएशन या कुछ भी लगा दिया, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाए. सो विच इज नॉट कल्मिनेटिंग into the criminal offense or into an offense is a civil wrong. अब tort क्या है? Means a civil wrong which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust. Means solely can a tort be considered to be the breach of trust जैसे इन्होंने बोला था? No. Can this tort be considered solely the breach of contract? No. Breach of trust, breach of contract solely नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन हो सकता है. ठीक है, जिसमें आप डैमेजेस लोगे. कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेजेस हैं वो कौन सी डैमेजेस हैं?
लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड बोथ, एंड यहां पे डॉट में अनलिक्विडेटेड। ठीक है जी, क्लियर हुआ। लास्ट देखो, अगेन अ नेगेटिव डेफिनेशन। नेगेटिव डेफिनेशन मींस ट्रस्टी में ये 3 लोग नहीं आते, बाकी सब ट्रस्टी है। इससे अच्छा ये नहीं करते कि ट्रस्टी बता देते कौन है। ना इन्होंने एसआरए में ट्रस्टी बताया, वो कहते हैं ट्रस्टी कौन है। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट जो ट्रस्ट एक्ट में डिफाइन किया गया। सो एज पर यू, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अ वर्ड ट्रस्ट एंड ट्रस्टी? जनरल डेफिनेशन। ट्रस्टी कोई भी ऐसा पर्सन कि जब भी मैं कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिवोट करूंगी ट्रस्ट के नाम पे, एज पर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, तो जिस भी पर्सन का नाम एज द मैनेजर लूंगी मैं फॉर दैट पर्पस, कि वो उसको ध्यान से देखभाल कर सके, जिस भी पर्पस के लिए क्रिएट किया है कि बेनिफिशियरी का ध्यान रख सके, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे वो कोई और है फॉर दैट मैटर, तब वो पर्सन जिसको ध्यान देखभाल रखने के लिए छोड़ा गया है वो ट्रस्टी कहलाता है। ठीक है, बट ट्रस्टी ये 3 लोग नहीं है। पहला, अब बेनामीदार। बेनामीदार वो है जहां पे हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। बेनामीदार में क्या होता है, मेरे पास ब्लैक मनी पड़ी है, मैं तो लगा नहीं सकती, और वो पैसे जो हैं वो मुझे कहीं व्हाइट कन्वर्ट करने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने निवेदिता के नाम पे एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली। इन रियलिटी हु इज द ओनर? आई एम द ओनर, बट ऑन डॉक्यूमेंट्स शी इज द ओनर। So that's an ostensible owner slash a बेनामीदार। बेनामीदार ट्रांजेक्शंस एक्ट चलता था आपका, उसमें चलती थी बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट में। तो क्या ये ट्रस्टी है उस प्रॉपर्टी की? ना, कागजात में तो वो ऑनर है। ठीक है, बेनामी ट्रांजेक्शंस जहां दिखा दी, विच मीन्स मुझे अकाउंट फॉर करना पड़ेगा ब्लैक मनी के लिए, तो कहीं ना कहीं पे शी इज द रियल ऑनर एज पर द डॉक्यूमेंट्स, बट प्रैक्टिकली इफ आई से कि अदरवाइज आई एम द रियल ऑनर, बट आई कैन नॉट शो इट ऑन द पेपर्स, सो शी कैन नॉट बी अ ट्रस्टी। समझ में आया? सेकंड, हाँ 40, हाँ 40 क्यों बोला फिर? फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल, ये फर्स्ट केस है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, राजकुमार कुंडू, इसको राजकुमार कुंडू बोलते हैं। कमिंग बैक, ट्रस्टी सेकंड, मॉर्गेजी रिमेनिंग इन पोजेशन आफ्टर द मॉर्गेज हैज बीन सेटिस्फाइड। अब the mortgage deed has to be made as per section 58 of the TPA, wherein I am in need of money, मैंने सिक्योरिटी के पेपर्स आपके पास रखे और प्रॉपर्टी के, और उसके बदले में पैसा ले लिया। आप मॉर्गेजी हो, मैं मॉर्गेजर हूं, मतलब मेरे को पैसा चाहिए था, जिससे पैसा लिया वो मॉर्गेजी बनता है, जिसने पैसा लिया वो मॉर्गेजर। अब मैंने डेट सेटिस्फाई कर दी, मतलब मॉर्गेज डीड में प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट लिखा जाएगा, डेट लिखी जाएगी, किस दिन देना। सपोज करो मैंने 17 फरवरी 2025 को आपके पैसे देने थे विद इंटरेस्ट, मैंने दे दिए। देने के बाद आपने पोजेशन नहीं छोड़ी जो प्रॉपर्टी की पोजेशन मैंने आपको दी थी, सो यू आर अ मॉर्गेजी हु इज रिमेनिंग इन द अनलॉफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। कैन यू बी कंसिडर्ड टू बी द ट्रस्टी ऑफ माय प्रॉपर्टी? सेकंड, थर्ड, अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन विदाउट टाइटल। अब इसका इजीएस्ट एग्जाम्पल 116 टीपीए भी इसके साथ डील विद करते हैं, जहां पे हम टेनेंट होल्डिंग ओवर, टेनेंट एट सफरेंस की बात करते हैं, सेम ही है। मेरा और आपका एक टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें मैं आपको टेनेंसी के रूप में 1 साल के लिए प्रॉपर्टी दी थी। 1 साल के बाद टेनेंसी एग्रीमेंट हैज कम टू एन एंड, you are still remaining in the possession of the property, but you are giving me the rent and I'm accepting it. That's tenant at sufferance or holding over. Anyways, that's a technical term, we'll discuss this later. ऐसे केसेस में क्या जो पर्सन है जो रॉन्गफुल पोजेशन में रह रहा है बिना टाइटल के, क्या वो ट्रस्टी है तो वो रॉन्गफुल पोजेशन में ना बच्चे। रीजन बीइंग रॉन्गफुल क्यों है? हमारे बीच में अग्रीमेंट खत्म हो चुका है, ऑल दो इम्प्लाइडली मैं उससे पैसे ले रही हूँ, और सपोज करो तुम कैश दे रहे हो, तुम प्रूव कैसे करोगे?
और मेरे ऊपर और भी डिस्प्यूट है, तभी तो वकीलों को रेंट पे नहीं ना देते। वो कहते हैं कि जी ऐसे वो देते रहेंगे और वो मानते रहे और 12 साल हो गए, कहता ला भाई ये मेरी होगी। तभी वकील पूछते हैं आप लोगों से, वकील तो नहीं हो। दिस इज द रीजन, क्योंकि मिसयूज बहुत हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी है जहां पे आपका रेंट अग्रीमेंट खत्म, मैंने नोटिस भी दे दिया कि आप चले जाना, आप जा नहीं रहे, आपने कहा चलो किसी को थर्ड पार्टी को बीच में लेके आए कि पैसे लेते रहो कोई ना, जब तक इनको घर नहीं मिल रहा, मैं लेने लगी पैसे, तो क्या वो विदाउट टाइटल है पर्सन? ऑफ कोर्स है। तो क्या वो ट्रस्टी कहलाएगा उस प्रॉपर्टी का? द आंसर इज, लेकिन जब तक टेनेंसी अग्रीमेंट है तब तक वो ट्रस्टी है। ट्रस्टी मीन्स हु इज टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी हियर। समझ में आया? सो ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड थ्री पर्संस, दीज थ्री आर ostensible owner means benamidar, the mortgagee who after satisfying the mortgage debt is still remaining in the possession, and third is the person remaining in the without title in the property. Clear है? अब आई थिंक आपकी डेफिनेशंस हमारी सारी हो चुकी हैं, डेफिनेशंस पे ही रुकेंगे, कल इसको रिवाइज करेंगे पहले, एंड देन विल डिस्कस विद द हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट इज सेक्शन 3, क्योंकि पहले मुझे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, लैचेस, डिले ये समझाना है, 5 मार्क्स में आता है कई बार मेंस में लिखने को, एंड देन कंटिन्यूइंग फर्दर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? श्योर? हाँ जी, किसका बच्चे? ए का थर्ड नहीं समझ में आया? वो कहते हैं कोई भी पर्सन जिसकी एस्टेट को आप रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जीक्यूटर, सपोज करो ए की डेथ हो जाती है और ए की डेथ के बजाय उसका जो बेटा उसकी जगह पे आ जाता है, तो क्या वो लीगल हेयर के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो वो पर्सन भी आपका एप्लीकेंट, पिटिशनर, सॉरी प्लेंटिफ कहला सकता है। एस्टेट इज द प्रॉपर्टी। हाँ जी, एनी अदर प्रॉब्लम? एनी डाउट्स? नो? समझ में आया है? चलो मैं पूछ भी लेती हूँ। आई एम ऑल्दो वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। पुराने बच्चों की बातों में मत जाना, इनको मैंने ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है। ठीक है, तो तुम लोग जरा विद इन लिमिट्स रहना, सो दैट मैं यहाँ पे जो भी पूछूं वो आपको आना चाहिए, है ना भाई? है भाई भावना? हाँ। भावना से पूछ लेना, वो डरती है। हाँ जी हाँ जी, लेक्चर 1 में बोली थी, उसके बाद फिर मैंने सिर पे चढ़ा लिया तुम लोगों को। वो भी नए हैं, उनको थोड़ा टाइम तो दो, नहीं जल्दी नहीं। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट सेंडिंग द सेशन नाउ।